सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और यहाँ पे जो हम क्वेश्चन सर आज करने जा रहे हैं जो कि आपके बुक से ही होंगे और ये आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। ठीक है, तो ये देखिए पहचानना है कि पदार्थ इसमें से पदार्थ कौन से हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए वो सभी चीज़ें जिनका वॉल्यूम हो, आयतन हो यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास हो और वो स्थान घेरने की क्षमता रखती हो। ठीक है, यानी कि वो स्पेस कहीं ना कहीं कवर करे। जैसे कि हम रेत की कण की बात करें तो उसमें भी क्षमता होती है कि वो स्थान घेरता है। तो इसमें से आप पहचानिए। देखिए पहले आप क्वेश्चन में देख लीजिए, कुर्सी क्या है भाई? बताइए कुर्सी क्या है? पदार्थ है? बिल्कुल है, क्योंकि ये स्थान घेरेगी, इसका द्रव्यमान होगा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। ठीक है, यानी कि ये पदार्थ है। वायु क्या है बताइए? तो वायु भी पदार्थ है क्योंकि अब स्थान घेरता है, इसका वॉल्यूम होता है, इसका मास होता है यानी कि ठीक है, और इसका द्रव्यमान भी होता है। तो पदार्थ है क्योंकि बलून में अगर आप इसको हवा में हवा भरो, बलून के अंदर वायु भरो तो उसमें भी स्थान घेरता है हवा। ठीक है। स्नेह क्या है? तो ये भाव है। ठीक है, फीलिंग है। अगर देखा जाए हमारे पेरेंट्स हमसे स्नेह करते हैं तो ये क्या है? एक फीलिंग है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है। गंध क्या है? यानी कि ये स्मेल करते हैं तो ये भी क्या है? पदार्थ नहीं है। घृणा यानी कि नफरत करना, ये भी क्या? पदार्थ नहीं है। बादाम बिल्कुल है पदार्थ क्योंकि स्थान घेरेगा, वॉल्यूम होगा इसका। ठीक है, द्रव्यमान होगा और स्थान घेरता है। ठीक है। विचार क्या है? थॉट हैं आपके, तो ये भी पदार्थ नहीं है। शीत यानी कि ठंड, ये भी पदार्थ नहीं है। नींबू पानी बिल्कुल पदार्थ है ये, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, आप समझ गए ना। इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो आई होप देखिए इसका आंसर भी आपको दे रखा है यहाँ पर, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 2 में दे रखा है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। देखिए इसके पीछे हमने बताया था आपको। ठीक है, एक चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि अगर आपने इस वीडियो ना देखी हो तो अभी जाइए और इस वीडियो देखने के बाद जाना। ठीक है, इस वीडियो को देखना, उसके बाद आप जाना और वहाँ पे ज़रूर जाइए ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि इसके जो चैप्टर हमने बना दिया है। तो जल्दी जाइए और अभी देखिएगा इसके बाद। ठीक है, तो देखिए गर्मा गर्म जो खाना है, ठीक है, तो खाने की जो सुगंध है वो कई मीटर दूर तक हमें स्मेल उसकी आने लग जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए जब भी हम खाने को गर्म करते हैं तो खाने में क्या होता है? गतिज ऊर्जा आ जाती है, यानी कि जो उसमें बबल्स बन रहे होते हैं। आपने देखा होगा खाना जब हम गर्म करते हैं तो बबल्स बनते हैं ऊपर। ठीक है, तो बबल्स से क्या होता है? उसमें गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और यहाँ पे देखिए जो बबल्स हैं वाटर के अंदर बनते हैं, जो फूड के अंदर जो वाटर है उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, तो वो खुशबू जो होती है वो भाप के द्वारा, पहली बात तो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है भाप में। ठीक है, वो ऑपरेट होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है और गैस में जो है अरोमा या खुशबू जो है वो दूर दूर तक गैस के साथ ट्रैवल कर पाती है और दूर दूर तक जा पाती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाले गैस के कणों की गति बढ़ जाती है। यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है और ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेज़ी से होता है। ठीक है, देखिए विसरण क्या है? तो गैसों का जो आदान प्रदान है, ठीक है, वो गर्म खाने में ज़्यादा हो रहा है ठंडे के मुकाबले। और ठंडे खाने के पास तो आपको नाक लगाना पड़ता है, सूंघना पड़ता है उसको, है ना। लेकिन जब गरम खाना होगा तो दूर तक ही पता चल जाता है कि भाई पड़ोस के घर में क्या बन रहा है। ठीक है, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है। यानी कि जो गर्म खाना होगा उसमें क्या होगा कि भाई बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, विसरण तेज होता है, गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ आ गया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आप इम्पॉर्टेंट है देखा जाए तो पेपर की दृष्टि से भी, और सब कुछ पेपर के लिए नहीं होता, कई चीज़ें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी होती हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बना के लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? स्विमिंग पूल में गोताखोर, ठीक है, पानी काट पाता है, इससे
पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो गोताखोर पता होगा आपको, जो डीप वाटर में जो तैराक होते हैं, जो अंदर अंदर गहराइयों तक जा पाते हैं, वो पानी को काट पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कैसे वो कर पाते हैं? देखिए इसका आंसर देख लीजिए। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं, यानी कि पदार्थ के कुछ गुण पता चलते हैं। पहली चीज़ तो समझिए कि वो पानी को काट क्यों पा रहा है, क्योंकि पानी के अंदर क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, यानी कि खाली स्थान, यानी कि स्पेस होते हैं। ठीक है, और उन स्पेस की वजह से ही वो पानी को काट पा रहा है। अगर वो स्पेस ना हो तो पानी को नहीं काट पाएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाएगी तो मूव नहीं कर पाएगा पानी को। ठीक है, आप सोच के देखिए, एग्जांपल देख लीजिए। मैं बोलूँ लिक्विड में ही, अब चीनी का पाग है जो बहुत ही गाढ़ा है, उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है। अब उसमें कोई व्यक्ति है तो क्या वो पानी को, उस चीज़ को काट पाएगा? उस गाढ़े से मान लो चीनी का चाशनी, उसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, बहुत मुश्किल होगा, काटेगा भी तो मतलब तैरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है। वही पानी में क्या होता है कि देखिए कहीं ना कहीं स्पेस है, जिसकी वजह से वो पानी को काट पा रहा है और आगे बढ़ पा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए इसका पहला देखिए आंसर क्या है, पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, कहीं ना कहीं दूर होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी स्पेस मिल जाता है और इसी वजह से वो काट पा रहा पानी को। दूसरा पॉइंट देखें, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है कि इनमें आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी को काट पाता है। तो आई होप आपको तीसरा भी क्वेश्चन जो है इसका आंसर समझ आ चुका होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो देखिए पदार्थ की कणों की विशेषताओं की बात हो रही है, तो पढ़ लेते हैं। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए पहला दे रखा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने ये पढ़ा था कि स्पेस, देखो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, खाली स्थान होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो पता चलेगा कि अगर हम अगरबत्ती को छोड़ दें तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो मूव करेगा, ऑटोमेटिक मूव कर रहा है। ठीक है, तो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे, हम अगर बात करें तो बहुत ही छोटे होते हैं पदार्थ के कण, जितने की हम कल्पना तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं, ये 4 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो पहली चीज़ देखो, सेल्सियस में जब भी बदलना होगा तो आपको ये याद रखना है कि केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 273 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, जो भी अमाउंट आपका जो भी दिया होगा केल्विन के अंदर, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 को माइनस करना है। राइट, याद रहेगा। और अगर सेल्सियस में अमाउंट दिया और बोला केल्विन में कन्वर्ट करने को 273 क्या करना है, उसमें प्लस कर देना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपको ये समझना कि केल्विन को अगर जब भी सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 273 को माइनस कर देंगे जो भी अमाउंट दिया रहेगा। तो देखिए सेल्सियस में तापमान क्या आएगा, तो देखिए 300 में से 273 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 27 सेल्सियस। ठीक है, तो इसी तरह से जो अगला पार्ट है वो भी इसी प्रकार है। आई होप आपको ये समझ आ गया कि केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 6 की तरफ। देखिए निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, जल पूछा गया है। अब देखिए दो चीज़ें दे रखी हैं, एक 250 सेल्सियस यानी कि 250 सेल्सियस और एक दे रखा है 100 सेल्सियस। अब देखिए 100 सेल्सियस पे पानी क्या होता है, उबलता है, उबलने लग जाता है। 250 पर क्या होगा, सोचिए, 250 पर वो भाप बन जाएगा। ठीक है, वो रहेगा ही नहीं, पानी का पानी नहीं रहेगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, इवोपरेट होके उड़ जाएगा हवा के अंदर, यानी कि वो गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ बोला गया है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 सेल्सियस की जो कि क्वथनांक से काफ़ी क्या है, ज़्यादा ही होगा, उच्च ताप है।
इस ताप पर जल का गैसीय अवस्था में भाप बदल जाएगा। बिल्कुल 250 पे क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, 250 पर वो पानी नहीं रह जाएगा, वो भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। और देखिए 100 पर क्या होगा, तो देखिए 100 डिग्री द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। देखिए कुछ तो जल रह जाएगा और कुछ उबल कर क्या बनेगा, भाप में बदल जाएगा। तो बिल्कुल आप दोनों यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों अवस्था होती है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए तो तापमान जो है, जब भी मान लीजिए बर्फ़ पिघल रहा है, ठीक है, पिघलने के दौरान तापमान क्या रहेगा उसका, तो नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल ठीक है, जब भी वो पिघल रहा है। देखिए किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है, तो इसलिए तापमान क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अतः इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखो गुप्त ऊष्मा क्या है, तो देखिए जो भी मैंने एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आपको समझिए। मान लीजिए बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघलने में जितनी ऊष्मा लग रही है, ठीक है, जो भी ऊष्मा उस बर्फ़ को पिघलने में लग रही है और यूज़ हुई, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे गुप्त ऊष्मा, कि वो बर्फ़ से पिघलकर, ठोस से पिघलकर लिक्विड बन जाए, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो ये क्या है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन यानी कि मेल्टिंग, यहाँ पे बर्फ़ मेल्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक मेल्टिंग, या अगर पेपर में भी आता है संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, तो आप बता सकते हैं संगलन, गलन का मतलब यानी कि गलना, यानी कि मेल्ट होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। वायुमंडलीय, अच्छा एक चीज़ और, कि अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बता दीजिए कि सर हमें ये समझ नहीं आया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम पर्सनली भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें, या हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द टेलीग्राम बनाएं, तो वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि दाब को जब हम बढ़ा देते हैं, प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर अगर हमें मान लीजिए वायुमंडल में जो गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इसी के साथ हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जिससे क्या होगा, वायुमंडल का जो एटमॉस्फेयर में जो जलवाष्प है, ठीक है, इवोपरेट होके जो भी वेपर्स बने हैं वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है कि दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अब ये विधि क्या है, प्रोसेस क्या है, देखिए एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन को संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। देखिए होता क्या है कि सिलेंडर के अंदर आपने क्या किया, वायुमंडलीय गैस को भर लिया, ठीक है, और उसे पिस्टन से, पिस्टन क्या है देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये चित्र समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या किया, गैस भरा है, पिस्टन है यहाँ पर, ठीक है, सिलेंडर ये दे रखा है सिलेंडर। अभी हमने क्या किया, इसको बहुत ही प्रेशर के साथ हमने प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप प्रेशर लगाया जा रहा है पिस्टन के सेकंड नंबर पे, देखिए पिस्टन से प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कण है पास पास आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर टेम्परेचर को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो जब टेम्परेचर को कम कर देंगे तो ये जो गैस है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में, यानी कि द्रव में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है समझ आ गया होगा। फिर से पढ़ लीजिए, देखिए दाब को बढ़ाकर, प्रेशर को बढ़ा दिया, तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। दो विधि है, पहली चीज़ है दाब को, प्रेशर को बढ़ा दिया, और दूसरी चीज़ है कि तापमान को कम कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको भी लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो उसके भी आप पर को बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, तो समझ लीजिए कूलर ठंडा क्यों करता है। तो अभी नॉर्मल सा मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बाद में हम देखेंगे, बट कूलर ठंडा क्यों कर पाता है। एक चीज़ है कि देखिए
वहाँ पे जो जाली लगी होती है, जाली से पानी जब बार बार नीचे गिरता है तो जाली में क्या होती है, हवा भी पास होती है, और वो हवाएं जो हैं वो उस ठंडी ठंडी जो पानी है, पानी की बूंदों को, ठीक है, क्या करती हैं, बार बार हवाओं के साथ वो छोटे छोटे बूंद जो हैं वो पंखुड़ी से होते हुए, पंखुड़ियाँ जो होती हैं फ़ैन की, उससे होते हुए हमारे मतलब वायुमंडल में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि वेपर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे होकर वायुमंडल में फैलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आसपास जो है नमी का वातावरण बनता है, वातावरण, और इससे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी यानी कि आर्द्रता कम होती है। ठीक है, देखिए एटमॉस्फेयर में नमी बहुत कम होती है जब गर्मी की बात हो रही है, और तापमान अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, और क्योंकि तापमान बढ़ने पर आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, ठीक है, कि अब इसमें पानी बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। और उसमें कूलर अगर आप चला रहे हैं तो बार बार पानी ऊपर से नीचे बार बार फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वो कूलर का पानी, ठीक है, कहीं ना कहीं वाष्पित हो रहा है, हल्का फुल्का हम कहेंगे वाष्पित हो रहा है बार बार उससे होने से, और वाष्पित होकर भी वायुमंडल में फैल रहा है, जिससे क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर और आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है। तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका अब देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि सर हमें इसका पीडीएफ आप सेंड कर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे इसका ये पीडीएफ हम आपको भेज दें। ठीक है, देखिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इनको पढ़ना ज़रूर आपको। ठीक है, तो देखिए गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। देखिए पहली चीज़ है कि घड़े का पानी गर्मियों में भी ठंडा क्यों हो रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, और जिनसे पानी बाहर रिसता है। ठीक है, और इसका वाष्पीकरण हो जाता है। देखिए घड़े की अगर देखा ना, बाहरी सतह पर आप देखिए बहुत ही छोटे आपको यहाँ पर छिद्र मिलेंगे, यानी कि पोर्स मिलेंगे, छोटे छिद्र, यहाँ पर छिद्र मतलब छेद मिलेंगे, बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, और इनसे क्या होता है, घड़े का अंदर का पानी बाहर रिसता है, रिस के बाहर जाता है, और जब वो बाहर जाएगा, समझिए वो जब बाहर जाएगा तो वो क्या करेगा, वाष्पित होगा, इवोपरेट होगा, और वहाँ पे ठंडक उत्पन्न करेगा, ठंडक पैदा करेगा इस तरह। ठीक है, मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है। ठीक है, और वाष्पीकरण में कमी हुई ऊर्जा को पुनः मटके, घड़े और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि घड़े एवं जल की ऊष्मा अवशोषित होती रहती है। देखिए घड़े के अंदर की जो ऊष्मा है ना, वो ख़त्म होते जा रही है, अवशोषित का मतलब बाहर निकलते जा रही है, समझ आ रही बात। ठीक है, तथा वाष्पीकरण हो रहा है, उस घड़े के अंदर की जो ऊष्मा है उसके द्वारा भी वो वाष्पित हो रहा है, इसलिए मटके या घड़े का जल ठंडा हो जाता है। वही सेम कहानी आपको बताया था मैंने, एसीटोन वाला, थिनर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना तो पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप अच्छा लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, समझ लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11वां, जो कि अभी हम बात ही कर रहे थे एसीटोन की, यानी कि थिनर की। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडा क्यों महसूस करती है। देखिए सेम चीज़ समझ लीजिए कि हमने हाथ पे क्या किया, हमने हाथ पर जब एसीटोन या ऐसा परफ्यूम जो उड़ जाता है, समझ लीजिए, ठीक है, उसको हमने जब हाथ पे उंडेला तो होता क्या है, स्प्रे करा तो थोड़ी देर बाद वो तो उड़ गया, लेकिन हमारे हाथों पे ठंडक महसूस होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सोचिए। देखिए इसके पीछे भी रीज़न यही है कि जब हमने स्प्रे करा, अभी भी बताया था आपको, स्प्रे करा तो हमारी देखो पूरी बॉडी में क्या है, हीट है, ऊष्मा है, और यही ऊष्मा वो थिनर, एसीटोन या पेट्रोल वो ले लिया। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, छुपी हुई ऊष्मा, और वो लेके उड़ गया, भाप बन के उड़ गया, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बहुत ही कम है, बहुत जल्दी उड़ गया वो, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार जब वो उड़ा
तो हमें कैसा लग रहा है, ठंडा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक हमारे हीट को लेकर वहाँ से उड़ गया और वहाँ पे अब हमें ठंडक महसूस हो रही है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इससे इसके कारण हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हमारे हाथों की ऊर्जा इसने ले ली, एसीटोन ने, थिनर ने या पेट्रोल ने, ठीक है, परफ्यूम ने, परफ्यूम जो गैस वाले उड़ जाने वाले होते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने ऊर्जा ले ली और वाष्पीकृत हो जाती हैं और जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। ठीक है, अब समझिए क्यों, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर देखो मेंटेन है, इक्वली है एक तरीके से देखा जाए तो, बट हथेली पे जहाँ पे छिड़का गया वहाँ की ऊष्मा थोड़े समय के लिए गायब हो गई, क्योंकि वो किसने ले ली, तो वो परफ्यूम ने ले ली, एसीटोन ने ले ली। समझ आ रही बात? तो वो लेके उड़ गया, तो उस समय के लिए उधर जिधर हमने छिड़का है उधर क्या होने लगा, हमें ठंडक महसूस होने लगी। ठीक है, तो देखिए जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है और वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। जो इवोपरेशन हुआ उसके कारण क्या हुआ, शीतलता। ठीक है, शीतलता हुई। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? ठीक है, तो देखिए कप या जो भी, देखिए कप है या एक हमारा प्लेट है, ठीक है, तो इसमें हमें आसानी से ठंडा किस में हो जाएगा बताइए? प्लेट में, क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और सरफेस एरिया जब ज़्यादा है तो उसमें जल्दी से जो सतह का टेम्परेचर है वो घटेगा, कहने का मतलब, और घटेगा तो जल्दी ठंडा होगा और उसको पीना क्या है, आसान है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जो प्लेट का जो क्षेत्रफल एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है कप के मुकाबले। बात समझ आ रही है ना? तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वायुमंडल में जितने भी जो देखिए ठंडक है, टेम्परेचर है जो, ठीक है, गुप्त ऊष्मा, यहाँ पे जो चाय की जो हीट है वो जल्दी क्या होंगी, हीट जो है वो ख़त्म होने लग जाएंगी। ठीक है, देखिए लिखा है पर जितना अधिक सतह क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। बिल्कुल बात समझ आई यहाँ पर कि देखिए जल्दी ठंडी होगी क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार ये आता भी है, तो आपको बता भी देता हूँ कि इसमें हमें सूती कपड़े ही पहनने चाहिए अक्सर। और सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए गर्मियों के अंदर? समझिए कि सूती कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जो पसीने को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी के साथ जब देखो स्वेटिंग हमारे सूती कपड़े पे जब रहेगी और जब हवाएं चलती हैं, ठीक है, हवा चलेंगी तो देखिए एक तो हमारे शरीर का जो हीट है, मान लीजिए, ठीक है, हीट है यहाँ पर, और वो पसीने के रूप में जो हमारे ऊपर जो मान लीजिए एक सूती का कपड़ा, बनियान मान लो, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब हवाएं चलती हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ठंडक, क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर वेपर जो भाप बन के उड़ रही है वो हमारी हीट को वहाँ से क्या कर रही हैं, वही बात हो गई, हीट को यहाँ से लेकर गुप्त ऊष्मा को लेकर बाहर उड़ रही हैं, ठीक है, हवा के अंदर, तो वहाँ पे हमें ठंडक भी महसूस होगी। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो सूती कपड़े पहनने चाहिए। और इसी के साथ देखिए सूती कपड़े और क्या करते हैं, तो देखिए सूती ही कपड़ा होता है जो वायु को आर पार होने में मदद करता है। और जितने कपड़े होते हैं, अगर हम जीन्स की बात करें, जीन्स में जो कपड़ा होता है उसमें वायु पास नहीं होगी, ठीक है, बात समझ आई? तो ऐसे नायलॉन के कपड़े हैं, ठीक है, सिल्क के कपड़े हैं, इनमें वायु पास नहीं होती है आसानी से, बट सूती कपड़ों में वायु पास हो जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है कि गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब एक चीज़ और आ गई हल्के रंग की। देखिए रंगों का भी इफेक्ट पड़ता है गर्मियों के अंदर। अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं गर्मियों के अंदर, तो ब्लैक कलर एक ऐसा कपड़ा है जो सनलाइट को या उसकी हीट को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसी के साथ हम रेड की बात करें, येलो की बात करें, तो ये भी कुछ ऐसे कलर हैं जो हीट को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए?
हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, लाइट कपड़े यानी लाइट ब्लू, ठीक है, लाइट ग्रीन या फिर हमें वाइट कपड़े, वो तो आपकी चॉइस है, ये सिर्फ पढ़ने और समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। आपको जो दिल चाहे वो पहनिए, हम तो यहाँ पर बस समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, देखिए अब्जॉर्व कम करते हैं देखा जाए तो हल्के रंग वाले। और सूती कपड़े में छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, जिसमें पसीना अवशोषित हो जाता है, जिसमें पसीना क्या होता है, अवशोषित हो जाता है और वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाता है। और इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, मैंने बताया था आपको कि जब भी हमारी जो शरीर की हीट है ना, वो जो मान लीजिए हमने जो सूती कपड़ा पहना है उसमें पसीना है, ठीक है, और वो उसके साथ पसीना जब वेपर में कन्वर्ट होता है उष्म या अवशोषित हो जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत होता है, तो क्या होता है कि वो हमारी हीट को लेकर जा रहा है, गुप्त ऊष्मा को लेकर जा रहा है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है उस जगह पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ दे रखा है ना कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ली जाती है और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे, अभी जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए गए, आप इसके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको हमने करवाए इंपॉर्टेंट थे पेपर की दृष्टि से। चलिए अब हम बात करेंगे जो आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर है, अभ्यास वाले एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन, इनको समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। अभी देखिए केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो अभी हमने आपको बताया था कि 273 क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ पे एक सूत्र दे रखा है, केल्विन को क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 273 क्या करना है भाई, माइनस करना है, ठीक है। अच्छा अगर सेल्सियस को यहाँ पे दे रखा है, सेल्सियस को केल्विन में तापमान बराबर में सेल्सियस में तापमान प्लस में 273, तो ये तो वो है कि सेल्सियस में अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, आप कंफ्यूज मत हो। आप यहाँ पे देखिए करना सिर्फ इतना है कि 273 को माइनस कर देना। यहाँ पे देखिए क्या किया है, ये दे रखा है ना कि 293 केल्विन दे रखा है, क्या करा इसने, तो 273 को क्या करा, 273 माइनस कर दिया, आंसर आपका सेल्सियस में आ गया। तो आप लिखेंगे क्या कि सेल्सियस में तापमान बराबर में 293 माइनस में 273 को यहाँ पे घटा देंगे तो आ गया आंसर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी दे रखा है कि 470 को घटाना, 470 में से घटा देंगे 273 273, तो यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो देखिए ये सेल्सियस में आंसर दे रखा है, कन्वर्ट किस में करना है, केल्विन में। तो देखिए इसका अपोजिट आप लेके चलिए, इसकी सेल्सियस में जब भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखिए 25 सेल्सियस दे रखा है यहाँ पर, 25 में क्या करेंगे, 273 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ गया, 298 केल्विन आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए केल्विन, देखो सेल्सियस में क्या करना है, केल्विन में, तो 273 प्लस कर देना है, ठीक है। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखेंगे, क्या क्या रीज़न है यहाँ पर, कि देखिए नैफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना, ठीक है, अदृश्य हो जाता है। मम्मी है तो वो क्या करती हैं, नैफ्थलीन की जो गोलियां हैं, ठीक है, वो कपड़ों में रख देती हैं। और कपड़ों में क्यों रखती हैं, ताकि कपड़े ख़राब ना हो, ठीक है, उसमें कुछ माइक्रोब्स ना आए, कीड़े ना पड़े। कहने का मतलब कीड़े बोलते हैं बट कीड़े होते नहीं, वो माइक्रोब्स होते हैं जो मतलब कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो नैफ्थलीन इसलिए रखा जाता है। तो नैफ्थलीन क्या करता है कि कुछ समय बाद आप देखते हैं कि नैफ्थलीन गायब ही हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, नैफ्थलीन एक वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो सीधा भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत हो गया है कि देखिए नैफ्थलीन में रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ, कुछ भी द्रव पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाते। ठोस तो वो ऑलरेडी है ना, ठोस है वो पहले से ही, ठीक है। तो नैफ्थलीन क्या है कि वाष्पशील पदार्थ होते हैं जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना, मतलब ये लिक्विड अवस्था में नहीं आते, ठीक है ना। ये ठोस से सॉलिड है, लिक्विड में नहीं बदलेगा ये, ठीक है। गैस में बदल जाता है, सीधा क्या होता है, गैस में बदल जाता है,
ठीक है, और जिससे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि कोई भी ठोस पदार्थ, ठीक है, वो लिक्विड में ना बन के सीधा गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप बात करें कपूर की, तो कपूर अगर आप जलाएंगे तो कपूर क्या है, ठोस होता है, और ठोस होता है तो जलने के बाद सीधा क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ आ रही ना। तो ये क्या है, कपूर क्या है, एक ऊर्ध्वपातन का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार नैफ्थलीन की गोलियां, ठीक है, ये भी इसका ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए अब देखें, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं, और अतः कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए नैफ्थलीन की गोली क्या हो जाती है, भाप बनकर उड़ जाती है कुछ समय बाद, ठीक है, ऑटोमेटिक उड़ जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ अगले क्वेश्चन की। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। देखिए हवा, अभी देखिए एग्जाम्पल समझिए, इत्र की गंध हो या फिर हम अगरबत्ती का धुएं की बात करें, वो दूर तक ही पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है, समझिए। देखिए वायु जो है ना, हमें दिख रही है वायु शांत है। अब मान लीजिए पंखा ऑफ़ कर दीजिए, अभी ऑफ़ कर दीजिए, मान लीजिए थोड़े समय में ही ऑफ़ कर दीजिए, सब कुछ ऑफ़ कर दीजिए, अब दिखेगा कि सब कुछ शांत है। बट मैं कह रहा हूँ शांत कुछ भी नहीं है, हवाएं शांत है ही नहीं। हवा के कण बार बार मूव हो रहे हैं। इसका कैसे पता चलेगा, तो अगरबत्ती अगर जलाती हैं आप, तो अगरबत्ती के धुआं जो आप देखेंगे वो बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा। तो वो कैसे मूव कर रहा है, वो कणों के द्वारा मूव कर रहा है, और वायु के जो कण हैं उसको मूव करने में हेल्प कर रहे हैं। बात समझ आई। तो वायु के कण क्या हैं, गतिशील है। इसी प्रकार हम जब इत्र को छिड़कते हैं वायु के अंदर, तो इत्र भी क्या होता है, मूव करता है। हमें दिख नहीं रहा कि वो मूव कैसे कर रहा है, बट वो दूर दूर तक फैल जाता है कि कहीं जो है किसी ने इत्र लगाया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है, ठीक है, जो भाप बनकर उड़ जाता है। देखिए अब तो कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो परमानेंट रहते हैं, बट अब तो कुछ तो भाप वाली थे ना जो स्प्रे, ठीक है। तो देखिए वाष्पशील द्रव होते हैं जो तेज़ी से भाप बनकर भाप वाष्प में बदल जाते हैं, वेपर्स में बदल जाते हैं, तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेज़ी से विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए हमारे पास तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, अभी आपको यही बताया गया कि वायु के कणों के द्वारा ही वो दूर दूर तक ठीक है विस्तृत यानी कि फैल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ आ गया। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसका PDF हम आपको ज़रूर दे दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन है, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल अगर हम देखें तो देखो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है किसी ठोस के अंदर, फिर होता है द्रव यानी कि लिक्विड के अंदर, और फिर होता है गैस के अंदर। तो आप देखिए इसमें से ठोस क्या है, देखिए जल ठोस नहीं है, वो द्रव यानी कि लिक्विड है। यहाँ पे चीन लिख दिया है, सॉरी चीनी आना चाहिए यहाँ पर, चीनी। ठीक है ना, तो चीनी क्या है भाई, ठोस है, बिल्कुल ठोस है। तो पहला क्या आएगा, ये बोला क्या, कैसे अवस्थित करना है, देखिए उनके कणों के बीच में बढ़ते हुए बोला गया। ठीक है, तो पहले घटा यानी कि छोटा, बिल्कुल ऑक्सीजन आएगा। सबसे कम आकर्षण बल कौन है, ऑक्सीजन है। इसके बाद कौन है, जल है। इसके बाद क्या है, चीनी है। तो सबसे जो ज़्यादा आकर्षण बल होगा वो चीनी के अंदर होगा, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन में। तो देखिए कारण यहाँ पे दे रखा है कि ऑक्सीजन या एक गैस है और इसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। और द्रव और जल, ठीक है ना, द्रव यानी कि द्रव में थोड़ा सा उससे अधिक होगा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अधिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का अधिक प्रभाव क्यों होता है। तो देखिए बर्फ़, और अगर हम बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस पे, 273 का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा है हमने बर्फ़ को, ठीक है, और एक तरफ हमने 0 डिग्री पर ही पानी को हम कोशिश कर रहे हैं जमाने की। दोनों में से ठंडक हमें ज़्यादा किस में मिलेगी, देखिए हमें ठंडक मिलेगी बर्फ़ में। क्यों, क्योंकि बर्फ़ जो है वायुमंडल से जो शीतलता, देखिए जो गुप्त ऊष्मा है, हीट है, उसको अब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है, और बदले में क्या दे रहा है, यहाँ पर ठंडक दे रहा है। क्या दे रहा है, यहाँ पर ठंडक दे रहा है। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि बर्फ़ जो है जब भी वो गलन यानी गलेगा तो वो हीट ज़्यादा देगा, सॉरी ठंडक ज़्यादा देगा।
ठीक है। तो पानी की अपेक्षा क्या ज़रा ठंडक ज़्यादा किस में आएगा, तो भाई बर्फ़ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं। 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है। बिल्कुल, वायुमंडल से गुप्त ऊष्मा लेगी, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है, इसकी अवस्था में यानी कि ठोस से ये गलेगा और लिक्विड में बनेगा, परंतु इस ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्रदान करता है। और देखिए बर्फ़ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा इतनी है, देखिए ना यहाँ पर इतना जूल इसने 3.34 गुणे में 105 जूल है, यानी अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ़ को जल में बदलने के लिए इतने जूल की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इससे बर्फ़ अधिक शीतलता प्रदान करेगा, क्योंकि जो इतना ज़्यादा जूल ऊष्मा वो ले रहा है और बदले में ठंडक भी तो देगा उतना ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, ज़्यादा यहाँ पर हीट ले रहा है और बदले में ठंडक भी देगा उतना। समझ रहे हैं आप? तो ये गुप्त ऊष्मा का जब ये इस्तेमाल करेगा तो उतनी ठंडक देगा, तो यानी कि पानी के मुकाबले बर्फ़ जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हीट दे रहा है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उबलते हुए जल अर्थात भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? अब देखिए दो चीज़ें, दो कंडीशन देख लीजिए, एक भाप से जलना, एक है पानी से पानी से मान लो बॉयल होके आपका हाथ जल रहा है पानी में। ठीक है, मान लीजिए, तो अब इसमें ज़्यादा आपको महसूस किस में ज़्यादा होगा जलने का? बिल्कुल जाहिर सी बात है भाप में होता है। भाप में होता है, क्यों होता है? देखिए पानी का टेम्परेचर कितना होता है, तो 100 डिग्री पर वो क्या करे, उबलने लग जाता है पानी। ठीक है, लेकिन भाप का टेम्परेचर क्या होगा, 100 से ऊपर होगा, और ऊपर होगा तभी वो भाप में कन्वर्ट हुआ है। समझ आ रही बात? तो जब भाप में कन्वर्ट हुआ तभी तो वो जाके हाथों को हमारे मतलब इतना हाथों को तेज़ी से जलन हो पाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। भाप का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा है पानी के मुकाबले। तो समझ आ रही बात? तो ज़्यादा किस में आपका अधिक ज़्यादा जलन किस महसूस होगी, तो भाप वाले में। ठीक है, इसका आंसर देखिए, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। देखिए 100 डिग्री जो सेल्सियस में भी ज़्यादा, देखो 100 डिग्री पर जब बढ़ेगा, थोड़ा सा ही बढ़ा तो भाप में कन्वर्ट होने लगा, तो यानी कि भाप में जो ऊर्जा है वो ज़्यादा है पानी के मुकाबले, तो ज़्यादा जलन पैदा करेगी जब उससे कोई चीज़ जलेगी तो। ठीक है, तो अधिक ऊर्जा है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है, अवशोषित कर ली है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन से समझ आ गए होंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप बताइए कि आपकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं हमें, ताकि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हम इसका आंसर देने की। जो भी आपको डाउट हो, ठीक है, आप उसकी बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कैसे भी इसका आंसर दें। ठीक है, तो ऐसे अपना प्यार हमें दिखाते रहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।